ओके, चैप्टर हमारा चालू है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, उसमें 2-3 पार्ट्स हम लोग ने कवर किए हैं। तो वो जो पार्ट्स थे उसमें हम लोग ने स्टडी किया है कि एटम के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया है। जैसे जे थॉमसन सर ने दिया था, बराबर, रुदरफोर्ड सर ने भी दिया है उनका एटॉमिक मॉडल। तो उस एटॉमिक मॉडल में कुछ जो फेलियर है, ठीक है, वो फेलियर क्या थे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है हमारा आज का फेलियर्स ऑफ द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो, पहला वाला जो मॉडल दिया था थॉमसन सर ने, वो भी तो फेल हुआ था। ठीक है, उसके बाद में सर रुदरफोर्ड सर ने अपना मॉडल दे दिया, वो भी फेल हो गया। ठीक है, मतलब उसका ही फेलियर आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वाला जो वीडियो है 2-3 वीडियोज़ वो पहले देख के आ जाओ, क्योंकि ये वाला वीडियो तभी समझ में आ जाएगा जब फर्स्ट वाले 2-3 वीडियो आप लोग देखोगे। क्लियर? ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फेलियर ऑफ द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उसके पहले रुदरफोर्ड सर ने क्या बोला था उनके एटॉमिक मॉडल में, वो क्यों फेल हुआ वो बाद में देखेंगे। पहले उन्होंने क्या बोला था एटॉमिक मॉडल में, वो पहले स्टडी करते हैं। तो रुदरफोर्ड सर ने बोला था कि यहाँ पे एटम में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते, रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो तो हम लोग को पता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा किसने बोला था, रुदरफोर्ड सर ने बोला था। ओके, क्लियर। उसके बाद में अभी हुआ क्या, देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे घूमते हैं, ठीक है, तो अगर अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज, इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस दिखाया। ठीक है, तो इसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी भी बोल सकते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है और वो घूमते रहता है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा। ठीक है, हम लोग को पता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो घूमता रहता है तो वो क्या करता है, अपने में से एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है, एनर्जी कम करता है, मतलब एनर्जी का लॉस वहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर यहाँ पे अगर एनर्जी का लॉस हुआ भी तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे घूम रहा है वो अल्टीमेटली उसका एनर्जी कम होते जाएगा और वो फाइनली क्या करेगा, न्यूक्लियस के ऊपर फॉल हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर? ओके, फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, राइट। अगर वो चार्ज पार्टिकल है और वो कंटिन्यूसली घूमता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी लूज़ करेगा। अगर एनर्जी लूज़ करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नज़दीक आएगा और फाइनली वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल होगा, न्यूक्लियस में फॉल होगा वो। लेकिन प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली ऐसे देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वो न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो क्या होना चाहिए था, फॉल होना चाहिए था। क्यों फॉल होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बॉडी है और वो घूमती रहती है, वो रिवॉल्व हो रही है, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी डोनेट करेगी और वो अल्टीमेटली क्या होगी, न्यूक्लियस के ऊपर फॉल होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रुदरफोर्ड सर ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि अगर ये कंटिन्यूसली घूम रहा है तो वो एनर्जी क्यों नहीं लूज़ कर रहा है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल क्यों नहीं हो रहा है, ये रुदरफोर्ड सर हम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट ज़रा देखो, इफ़ अ इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, देन इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी है, अगर वो घूम रही है तो वो क्या करेगी, कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करेगी। ये पहला वाला पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड the nucleus, so it should continuously loses its energy and ultimately it should fall into the nucleus. अगर कोई भी चार्ज बॉडी ऐसी घूमती है तो उसने क्या करना चाहिए, एनर्जी लूज़ करना चाहिए। और अगर एनर्जी लूज़ होगा तो वो अल्टीमेटली किसके ऊपर फॉल होगा, मतलब किसके अंदर फॉल होगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, समझा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये फॉल होता था तो ये एटम क्या रहता था, फिर अनस्टेबल रहता था। लेकिन ये फॉल ही नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो वो एनर्जी क्यों नहीं लूज़ कर रहा है। एक्चुअली उसने एनर्जी लूज़ करना चाहिए और फॉल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को। क्लियर, समझा यहाँ तक। तो फिर उसके बाद में इस फेलियर को, ठीक है, हटाने के लिए, निकालने के लिए, इस फेलियर को निकालने के लिए या इस फेलियर को ओवरकम करने के लिए एक सेकंड मॉडल आया इसके बाद में, दैट इज़ बोर्स स्टेबल एटॉमिक ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, वो 1930 में दिया गया। क्लियर, समझा यहाँ तक। ओके,
ओके, तो फेलियर क्या था रुदरफोर्ड सर का, कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहता है यहाँ पे, घूमता रहता है, तो एनर्जी क्या करना चाहिए, लूज़ करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, वो एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा है। और वो अगर एनर्जी लूज़ करता था तो वो फॉल होता था न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर, समझा? ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, अभी बोर सर क्या बोलते देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस lie in the concentric circular orbit at a certain distance from the nucleus। मतलब क्या, बोर सर ने कहा, अभी बोर सर जो है उन्होंने जो स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल दिया था, उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, वो बात तो सही है, मतलब रुदरफोर्ड सर ने जो बताया था वो बराबर है। ठीक है, वो तो बराबर है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, लेकिन वो एनर्जी लूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बोर सर ने बोला कि एनर्जी लूज़ नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो एक ही शेल में रोटेट हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, समझा? और जब तक वो एक ही शेल में रिवॉल्व करेंगे तब तक वो एनर्जी लॉस नहीं करेंगे और गेन भी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एनर्जी गेन भी कर सकते हैं, एनर्जी लॉस भी कर सकते हैं, कैसे वो बाद में बताता। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में घूमता रहता है तो वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ये किसने बताया, बोर सर ने बताया, समझा? तो यही तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए रुदरफोर्ड सर, और वो बोर सर ने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर घूम रहा है तो वो एक ही शेल में घूम रहा है, एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो पाथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। तो वो एक ही पाथ में घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। जब तक वो एक ही पाथ में घूमते रहेगा, एक ही ऑर्बिट में घूमते रहेगा, तब तक वो एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। अगर वो एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा है तो कैसे फॉल होगा न्यूक्लियस के अंदर, समझा यहाँ तक? वो न्यूक्लियस में कैसे फॉल होगा, फिर नहीं होगा न्यूक्लियस में फॉल। क्लियर? तो एक्सप्लेन कर दिया, इस फेलियर को ओवरकम कर दिया किसने, बोर सर ने, बराबर ना? रुदरफोर्ड सर ने सिर्फ क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे, अरे बाबा लेकिन घूम रहे तो वो एनर्जी लूज़ क्यों नहीं कर रहे, बराबर? और एनर्जी लूज़ नहीं कर रहे और फॉल भी नहीं हो रहे न्यूक्लियस के अंदर, तो क्यों नहीं हो रहे, फॉल क्यों नहीं हो रहे वो? तो ये किसने एक्सप्लेन किया, बोर सर ने किया, कि बोर सर क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है और अल्टीमेटली क्या होगा, एक ही शेल में वो घूमते रहेगा। ठीक है, तो एक ही शेल में अगर घूम रहा है तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा और गेन भी नहीं होगा। आया समझ में? अभी सेकंड वाला पॉइंट देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। देखो यही तो मैंने बताया, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट वाइल इट इज़ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर एक ही ऑर्बिट में है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और वो अगर एनर्जी का लॉस नहीं करता है तो यहाँ पे फॉल भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एंड एमिट द एनर्जी व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम द इनर ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट एंड आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट। मतलब क्या सर, समझा नहीं? देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं। समझो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके आजू बाजू में क्या रहता है, ऑर्बिट्स रहते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट रहेगा। तुम लोग बोलो सर एक ही तो ऑर्बिट यहाँ पे दिखा था, नहीं, बहुत सारे ऑर्बिट रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारे ऑर्बिट रहते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, वो तो हम हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ध्यान में रखो कि न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट रहते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, घूमते रहते हैं वो। ठीक है, हाँ, तो वो लोग अभी देखो ये वाले पॉइंट में उन्होंने क्या बताया हम लोग को कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करना चाहता है, मतलब ये जो है वो लोअर एनर्जी शेल, या इसको हम लोग बोलते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिट, अंदर वाला जो है ना उसको बोलते हैं लोअर एनर्जी। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट का एनर्जी भी बढ़ते जाता है। तो ये वाला जो शेल है ना, बाहर वाला शेल या ऑर्बिट बोलो चलेगा, ये जो शेल है ना उसका एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इस वाले का इससे ज़्यादा रहेगा, बराबर? तो अंदर वाला सबसे कम, इसका एनर्जी सबसे कम, इसके बाद में इसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा, इसके बाद में इसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा। तो एनर्जी जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एनर्जी भी क्या होता है, शेल का बढ़ते जाता है। क्लियर? अभी ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, मतलब बाहर वाले शेल में जंप करना है। ठीक है, तो वो अपने आप तो नहीं करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर? तो वही वो बोल रहे हैं कि ये वाले पॉइंट में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एंड एमिट द एनर्जी। एब्जॉर्ब मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब क्या, ये शेल में से इधर जंप करना है, हायर एनर्जी शेल में, लोअर एनर्जी शेल में से हायर एनर्जी शेल में अगर जंप करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब उसका एनर्जी बढ़ेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और वो फिर जंप करेगा इधर। समझा? क्योंकि ये हायर एनर्जी शेल है ना, ये भी हायर एनर्जी शेल है,
मैंने बोला ना कि अभी न्यूक्लियस के जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ते हो, दूर जाते हो, वैसे वैसे ये शेल का जो एनर्जी है वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो उसको अगर लोअर में से हायर में जाना है, लोअर एनर्जी शेल में से हायर एनर्जी शेल में जाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है। और सर अगर तुम लोग ने पूछा कि सर इसको, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर अंदर आना है, तो मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना है, तो एनर्जी को लूज़ करना पड़ेगा, मतलब एमिट। देखो एमिट, समझा? इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, बराबर। अभी यहाँ पे आना है, अंदर आना है, देखो ऐसे अंदर आना है। तो अगर एनर्जी उसको कम करना है, करेक्ट, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अभी कम करना है, कम करना पड़ेगा ना। अंदर वाले शेल में आना है मतलब क्या, एनर्जी को कम करना है। तो वो क्या करेगा, अपने एनर्जी को लूज़ करेगा, दैट इज़ एमिट द एनर्जी। सिंपल है, क्लियर? ओके। तो ये 3 पॉइंट्स किसने बताया, बोर सर ने बताया। ओके। तो एक लास्ट टाइम में रुदरफोर्ड का जो फेलियर था वो पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में बोर्स का एटॉमिक मॉडल एक शॉर्ट में। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ओके। तो फाइनली रुदरफोर्ड सर ने क्या बोला था कि अगर उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं, लेकिन फिर डाउट ऐसा आया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो घूम रहा है, तो एनर्जी क्या करना चाहिए, उसने लूज़ करना चाहिए, और वो अल्टीमेटली किधर फॉल होना चाहिए, न्यूक्लियस में, यहाँ पे फॉल होना चाहिए। ठीक है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन की वजह से वो इधर फॉल होना चाहिए, लेकिन वैसे हो रहा है क्या, नहीं, वैसे नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, तो बोर सर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेल में घूमता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली वो एक ही शेल में घूमता रहेगा। ओके, हाँ, तो एक ही शेल में अगर घूमेगा तो वो एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा। जब तक वो एक ही शेल में घूमते रहेगा वो, तब तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा। समझा? तो अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है, तो क्यों तो इलेक्ट्रॉन क्यों फॉल होगा न्यूक्लियस के अंदर, नहीं होगा फिर फॉल। ठीक है, तो एटम का स्टेबिलिटी भी बोर सर ने एक्सप्लेन किया कि एटम इज़ द स्टेबल। ओके, यहाँ पे स्टेबल नहीं था। देखो रुदरफोर्ड सर ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन बोर सर ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही घूमते रहेगा एक ही शेल में, एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा, गेन भी नहीं होगा, जब तक वो एक ही शेल में घूम रहा है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाना चाहता है, मतलब लोअर एनर्जी शेल में से हायर एनर्जी शेल में जंप करना चाहता है, तो उसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हायर में से लोअर एनर्जी शेल में आना चाहता है तो उसको एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, मतलब ही एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर? तो ये जो फेलियर था वो भी हम लोग ने एक्सप्लेन किया है ये वाले टॉपिक में, और बोर सर्कल जो एटॉमिक मॉडल था उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अभी इसी के बाद में फिर एटम के अंदर क्या क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, न्यूक्लियस आता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, हर एक पार्ट में, मतलब न्यूक्लियस के बारे में भी स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, वगैरह वगैरह सब। ठीक है, तो इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग वो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।